स्वागत है आपका एरावट संस्थान में। आज हम एचईओ की परीक्षा के एक विषय के रूप में आपके सामने लेके आए हैं। उस विषय का है मनोविज्ञान। 8 सब्जेक्ट एचईओ के सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें मनोविज्ञान का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह आज की आपकी निजी ज़िंदगी में भी उतना ही स्थान रखता है, जितना परीक्षा में स्थान रखता है। तो आज का क्लास हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि केवल परीक्षा देना है, हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि हमें समझना होगा। अगर आप समझिए, चाहे आप पीटी दे रहे हैं, चाहे आप मेंस दे रहे हैं या अपनी निजी लाइफ में देख रहे हैं, हर जगह साइकोलॉजी का प्रेशर रहता है। आपसे हर व्यक्ति कहता है कि अपनी साइकोलॉजी को ठीक करिए, आपकी साइकोलॉजी खराब है। तो पढ़ते-पढ़ते क्या ऐसा दिमाग में आ जाता है कि हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम आज इस परीक्षा में दिए गए सिलेबस को थोड़ा डिकोड करेंगे और बहुत आसानी से डिकोड करेंगे। जैसा कि समझते हैं, यदि आप एमबीए कर रहे हैं तो वहाँ पे लर्निंग में ये थ्योरी है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक किताब और सब्जेक्ट होता है, उसमें ये पढ़ाया जाता है। वहीं बीएड होता है, चाहे बीटीसी होता है या एजुकेशन से संबंधित कोई विषय, जहाँ पर मनोविज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और पूरे 8 विषय में अगर यूपीपीएससी की बात करें, तो आप यकीन मानिए मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय है जहाँ आपको कुछ थिंकर के नाम याद करने होंगे। अभी हम वहाँ पर आते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस शब्द पे जाते हैं। अच्छा, शब्द पे जाते हैं कि पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाई शब्द कैसे मिलके बने, मतलब मनोविज्ञान में कैसे बना है। तो साइकोस और लाइगोस, ये 2 शब्द आप ज़रूर देखिए। इसका मतलब है आत्मा और दूसरे का मतलब विज्ञान। कहने का मतलब, जब आत्मा का हम अध्ययन करते हैं, आत्मा का लॉजिकल वे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे मनोविज्ञान कहा जाता है, सीधी-सी बात है। अगर हम इतिहास के इसके क्रम में जाएँ, मतलब हर विषय का एक क्रम होता है कि ऐतिहासिक कैसे डेवलप हुआ। प्राचीन काल में जहाँ इनके थिंकर अरस्तु, प्लेटो हैं, ये आत्मा का विज्ञान करते हैं, मतलब आत्मचिंतन करिए, तो ये उनसे जोड़ते हैं। वहीं जब 17वीं से 18वीं शताब्दी आई, तो जॉन लॉक आत्म मनोविज्ञान में बहुत फेमस थिंकर हुए, जिन्होंने इसे मन का विज्ञान कहा। वहीं पहले इसे आत्म कहा गया, आत्मा का विज्ञान, इसे मन का विज्ञान कहा गया। फिर जब आप विलियम जेम्स के बारे में जाते हैं, तो इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। अभी आप सोचिए, ये जैसे-जैसे सदी बढ़ रही है, इसके बारे में तार्किकता और आती जा रही है। जैसे 20वीं सदी आए, जिसमें हमें इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो भी जेबी वाटसन। ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स, जॉन लॉक, इनका जो नाम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सामान्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएँगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आज के समय से व्यवहार से भी जोड़ा गया और मानसिक क्रियाओं से भी जोड़ा गया। अगर हम सरल शब्दों में कहें कि जो पिछले क्रम से चले आ रहे हैं, उनको एक लॉजिकल वे में लगाया गया। मतलब मन, जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, आपका व्यवहार के अध्ययन करती है। और वो कौन-सा व्यवहार जो आप दैनिक क्रियाओं में, जो आपकी मानसिक फिज़िकली क्रिया जो होती हैं, जो फिज़िकल मानसिक क्रियाएँ होती हैं, जो फिज़िकल क्रियाओं द्वारा एग्ज़ीक्यूट की जाती है, ये उनके अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है? तो सर्वमान्य परिभाषा आज के समय में ये है कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ये मार्गन और किन ने कहा है। इस परिभाषाओं को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा एज़ इट इज़ कई परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है? अब चलिए दूसरे पे आते हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएँ हैं जो बार-बार परीक्षा में पूछी गई हैं, कई एग्ज़ामों में पूछी गई हैं। इसलिए परिभाषा का जानना बहुत आवश्यक है। जैसे वाटसन, ये याद रखिएगा, पूरा याद रखिएगा। जब व्यवहार की बात आएगी तो वाटसन का नाम आता है। वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जोन्स इसको मानसिक जीवन से जोड़ते हैं। जोन्स जो है मानसिक जीवन में हुई घटनाओं की और परिस्थितियों से जोड़ते हैं। वहीं वुडवर्ड वुडवर्ड क्या करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण को, ये वातावरण को इम्पोर्टेंस देते हैं। वातावरण में जो क्रियाएँ होती हैं, अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उनके अनुसार वो मनोविज्ञान है। लेकिन स्किनर, ध्यान रखिएगा, अब इनका नाम आगे आपको देखने को मिलेगा। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ये कहते हैं कि मनोविज्ञान में जीवन की सभी परिस्थितियाँ, मतलब एक परिस्थिति नहीं, सभी परिस्थितियों में प्राणी जो व्यवहार करता है और अनुभव करता है, उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। कुल मिला के आपने देखा कि आप जो सोचते हैं और आप जो व्यवहार करते हैं, मतलब आपने थिंक किया, आपने सोचा और आपने उसे एग्ज़ीक्यूट किया, तो वो पूरा क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मनोविज्ञान, ठीक है? कुछ ऐसी परिभाषाएँ निकल के आएँ। अब इसकी नेचर क्या है? इसकी प्रकृति ये है कि पहली बात तो ये लॉजिकल होता है, इलॉजिकल नहीं कर सकते इसे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल के आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। अगर कोई भी काम ऐसा है जो आपको गुस्सा दिलाता है, तो ये लॉजिकल वे में आता है, इलॉजिकल वे में नहीं आता है, ठीक है? सकारात्मक विज्ञान, कोशिश ये किया जाता है कि इसे सकारात्मक वे में देखा जाए। दूसरा, ये अंतःही विषय है, मतलब ऐसा नहीं कि खुलेआम, ये अंतः विषय है, जिसमें हम जीवन से जुड़ते हैं, दर्शन से जुड़ते हैं और वैज्ञानिक पहलुओं को अध्ययन करते हैं।
और चौथा आता है गत्यात्मक। ये कहीं सिंगल टिका नहीं होता। जैसे कि आपको गुस्सा लगता है तो आपको उसके बाद हँसी आएगी, सुख आया है तो दुःख आएगा। अगर आपने किसी चीज़ को सीखा है, जैसे पीटी परीक्षा के लिए आप साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा में जाएँगे, अगर इसे सही से पढ़ेंगे, इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो ये गत्यात्मक है, मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है? अब हम आते हैं इसके चौथे स्लाइड पे, जहाँ पे हम ये देखते हैं इसके मूल लक्ष्य। वैसे तो लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, पर इसके कुछ मूल ही लक्ष्य हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन, आपको पता है कोई भी मनोविज्ञान तभी बनता है, कोई भी साइकोलॉजी तभी बनती है। जैसे नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपका दोस्त है या कोई माता-पिता हैं, उनसे गुस्सा हो गए हैं या उन्होंने किसी चीज़ के लिए परेशान कर दिया, तो हर चीज़ का एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ परिस्थिति आपकी बन रही है, वो डिस्क्रिप्शन क्या है। हम इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे में लेते हैं कि कोई बच्चा है वो कक्षा में ध्यान नहीं देता, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझेंगे। इससे क्या होता है, व्यवहार का सटीक वर्णन देखने को मिलता है। अब जब डिस्क्रिप्शन हो तो उस डिस्क्रिप्शन की एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उस एक्सप्लेनेशन में क्या हो सकता है इसके देखते हैं। तो आपको कारण बताना होगा कि भाई किस लिए मम्मी-पापा से गुस्सा है या दोस्त से गुस्सा है तो किस लिए हुआ है? या खुशी है तो किस लिए हुआ? तो इसमें क्या होगा, बच्चा जब ध्यान नहीं देगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो क्या होगा? ध्यान नहीं देगा पढ़ाई से, तो वो किस चीज़ से? हो सकता है किसी चीज़ से क्या हो? ग्रसित हो, कोई बीमारी से ग्रसित हो या उसका कहीं और मन लग रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें उसको दिमाग में आएँगी। दूसरा चीज़ प्रेडिक्शन। आपने डिस्क्रिप्शन दिया, आपने एक्सप्लेनेशन दिया, अब क्या हो सकता है? बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को कोई कारण है, तो बच्चा क्या करेगा? एग्ज़ाम में संघर्ष करेगा। क्या करेगा? एग्ज़ाम में संघर्ष करेगा। तो एग्ज़ाम्पल से समझिए। तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, प्रेडिक्शन होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का मतलब अनिश्चित होता है। जैसे कि प्यार है या गुस्सा है, वही कंट्रोल वो में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध प्यार हो जा रहा है, अंधाधुंध गुस्सा हो, इससे बहुत सारी चीज़ें नुकसान होगी। इसीलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी पे आप अपने काम करिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत बनाइए। जैसे कि जीएस 4 में एक विषय होता है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने इसका नाम ईआई का नाम सुना होगा, अभी ईक्यू का भी नाम आएगा आपके सामने। ईक्यू उनका ईआई का नाम से इमोशनल इंटेलिजेंस से कहा जाता है, लॉजिकल मतलब आप इमोशनली हैं, लेकिन लॉजिक वे में हैं। तो जब आप जीएस 4 का अध्ययन करेंगे तो आप उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, जो विषय होता है उसकी कुछ शाखाएँ होती हैं। शाखाओं का मतलब ये होता है कि उसके प्रयोग कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, उसके अध्ययन कहाँ है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा विषय होता है ना, मतलब इसके हर जगह प्रयोग होता है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होता है। अगर हम बात करें जैसे स्वास्थ्य में, शैक्षिक में, परामर्श में, हर जगह इसका प्रयोग होता है। न्यायिक में, समुदाय में, हर जगह उसको होता है। कुछ इसके आधारभूत शिक्षाएँ हैं जो इन क्रियाकलापों के लिए मदद करती हैं, जैसे सामान्य, प्रायोगिक मतलब एग्ज़ाम्पल के साथ विकास में सहायक देती है, व्यक्तित्व पर, समाज पर ये प्रभाव क्या डालते हैं, ये इसके बेसिक शाखाएँ हैं, जिससे आपकी मनोविज्ञान की ये शाखाएँ रन होती हैं। जैसे असमान व्यवहार कैसे होता है, तुलनात्मक हम दोष का अध्ययन कर सकते हैं, हम पर्यावरण का आकलन कर सकते हैं, ये सकारात्मक है कि न्यूरोसाइकोलॉजी है, ये मानव शास्त्र के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करती है और आपको बताती है। तो इस वजह से इसमें आप कोई भी यह बात मत सोचिएगा कि मनोविज्ञान का असर कहाँ-कहाँ नहीं होता है। मनोविज्ञान का असर दूर-दूर क्षेत्र तक होता है। हर क्षेत्र में लगभग आपको मनोविज्ञान देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखते हैं मनोविज्ञान ऐसा चीज़ नहीं है, मनोविज्ञान लॉजिक हमने बताया ना ये लॉजिकल वे में है। तो इसकी कुछ विधियाँ हैं, जैसे इसमें 2 प्रकार की विधियों को हम लोग पढ़े, पेज 1 पे भाग 1 विधि और पेज 2 पे भाग 2 विधि है। जैसा कि डेफिनिशन में पढ़े थे, इसे आत्मनिरीक्षण विधि जो प्लेटो और उन्होंने संगत की थी, इसे विलियम हुंट ने 1879 में दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जैसे कि आपकी जो मानसिक क्रियाएँ होती हैं, जो आप अंदर सोचते हैं, अगर आप उस पे निरीक्षण करें मतलब जैसे उसको मतलब सोचें कि आपको गुस्सा क्यों आता है और आपको प्यार क्यों आता है, आप पीटी में क्वालीफाई कैसे नहीं हो पा रहे हैं। अगर इन चीज़ों को आप देखें, तो ये आपके ऊपर प्रभाव डालती है। इससे आपको लाभ मिलेगा, अनुभव मिलेगा, पर इसकी कुछ सीमाएँ भी बताई गई। ये सीमाएँ ये बताई गई कि भाई ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखा जो व्यवहार नहीं कर पा रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा नेगेटिव पर्सन जिसका पीटी नहीं निकला, तो आप उसको देख के जब इस व्यक्ति का पीटी नहीं निकला तो मेरा कैसे निकलेगा? इस प्रकार की साइकोलॉजी बदलने लगती है। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये एक विधि है जो बताई जा रही है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, ये विधियाँ बदलती जाती हैं। जैसे अब अगली विधि पे जाते हैं, अवलोकन विधि। इसे किसी प्रयोग कई लोगों ने दिया था पर इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अवलोकन विधि। इसमें क्या होता है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, प्राकृतिक मतलब नेचुरली। अब अकेले नहीं है, 2 लोग कर सकते हैं। प्रकृति के साथ हम क्या करते हैं, ताना-बाना
करते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं और तब परिवर्तन देखते हैं। इससे क्या होता है, हम प्राकृतिक वातावरण में देखकर व्यवहार को बदलते हैं। जैसे अभी पहले एग्जाम्पल दिया कि आपने देखा उनका पीटी नहीं करा, अब आपने नए दोस्त बनाए, आपका दूसरा दोस्त है, उन लोगों के साथ है जो लगातार मिल दे रहे हैं, तो अगर आप उनके संगत में आए तो आपकी प्रकृति बदलने लगी। मतलब पहले इसकी जो सीमाएं थी, अब ये सीमाएं नहीं रह गई, अब आप व्यवहार में आ गए, प्रकृति में आ गए, पॉजिटिव तरफ आ गए। तो इससे क्या होगा, आप वस्तुनिष्ठ बनेंगे, मतलब रैशनलाइज लॉजिकल बनेंगे कि नहीं भैया हमको ऐसे नहीं चलना है, हमको इस तरह से चलना है, तो चीजें कारगर होंगी। अब आते हैं प्रयोगात्मक। अब देखिए, एक तो आत्मनिरीक्षण हो गया, एक अवलोकन हो गया, एक होता है प्रयोगी, मतलब प्रयोग करते हैं तब उसे लागू किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये प्रयोग स्वतंत्र भी हो सकता है, आश्रित भी हो सकता है और नियंत्रित भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप मॉक टेस्ट का ले सकते हैं, जैसे रियल एग्जाम देने से पहले आप एक परिस्थिति बना ले कि हमें इतने घंटे में इतने प्रश्न करके क्वालिफाई करना है, तो आपने उसका प्रयोग किया और उस प्रयोग का जो परिणाम आया वो आपका साइकोलॉजी परिवर्तन करता है। तो समझे, इस प्रकार की विधियों के द्वारा साइकोलॉजी में परिवर्तन लाया जाता है। अब हम अगर बात करें इनके कुछ दूसरी विधियों के बारे में, तो और भी विधियां प्रयोग की जाती हैं बड़े स्तर पे भी साइकोलॉजी को परिवर्तन करने, जैसे सर्वे मेथड। अगर आप समझ रहे होंगे, इस समय आप देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन के लिए सर्वे चल रहा है, उसमें सारी जानकारियां पूछी जा रही है। इसमें क्या होता है, पहले से तय प्रश्न होते हैं, खुली बातचीत होती है, उसके रेटिंग स्केल पे आप जो बातें बताते हैं, उसके द्वारा साइकोलॉजी में परिवर्तन या साइकोलॉजी में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, दूसरा केस स्टडी। कोई घटना घटी है, कोई घटना घटी है और उस पे हम उसकी केस स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें फ्रायड का प्रसिद्ध केस था, फ्रायड अभी इनके फ्रायड के बारे में पढ़ेंगे, उनका एक है। जैसे उन्होंने एक प्रयोग किया था कि कुत्ता है, कुत्ते के सामने मांस डाला गया और घंटी बजाया गया, तो बार बार देखा गया कि जब भी घंटी बजाया जाता है, जब भी घंटी बजाया जाता है, मांस रखा जाता है, तो कुत्ते का जीभ निकलने लगता है, लार निकलने लगता है। तो अगली बार क्या किया गया, मांस को हटा दिया गया और घंटी बजाया गया, तो कुत्ते का जीभ ल उसे ये समझ में आ गया कि ये चीज़। तो ये केस स्टडी आधारित साइकोलॉजी होती है, जिसे हम मतलब लागू कर सकते हैं। दूसरा होता है साइकोलॉजी टेस्ट। वही चीज़, एक रूम बना दिया गया, एक ऐसा चीज़ बनाया गया, जैसे आपका बैठा के टेस्ट ले लिया गया या आपका मतलब कमरे में बैठा दिया गया या किसी जगह पे प्रयोग करने के लिए कह दिया, किसी रिसर्च लैब में चले गए, तो उस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं। तो कुछ इस प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती है मनोविज्ञान में और उन्हें परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। देखिए, इस विषय को पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो चीज़ आप जानते हैं बस उसे सिंपल वा में देखें। देखिए, अब इसकी प्रमुख थॉट देखते हैं। वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्या है ना कि कुछ बातों का जानना आवश्यक होता है। हमें कुछ मतलब कुछ थिंकर के बारे में, जिनके बारे में आपको जानना है, ठीक है? जैसे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, विलियम जोन्स का नाम हमेशा एक्सपेरिमेंट में आता है। विलियम जोन्स ने 1819 में मनोविज्ञान का अध्ययन जो किया था, स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शन, मानसिक चीज़ों पे अध्ययन किया था, वो वो जो होता है वो हमेशा एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है। तो जब भी आपके पास आएगा कि एक्सपेरिमेंट से संबंधित हो, तो विलियम जोन्स का नाम आएगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आप वाटसन, वाटसन के बारे में आएँगे। वाटसन क्या थे? अगर आप ध्यान देंगे, व्यवहार के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। जहाँ मन के अध्ययन के लिए जोन्स को याद किया जाता है, वहीं केवल व्यवहार के अध्ययन के लिए आपको किसको याद किया जाएगा? वाटसन को याद किया जाएगा। वहीं अब्राहम मैस्लो और सेजर्स, इनका क्या नाम होता है? ये पता है क्या किस लिए आते हैं? ये ह्यूमन पोटेंसी, ये ईआरजी एक थ्योरी है। अभी जब आप आगे जाएँगे मोटिवेशनल में आपको मिलेगा कि कैसे आप एक पिरामिड होगा, 5 पिरामिड है, उसके बारे में जब आप जाएँगे तो मैस्लो की थ्योरी है, वो आगे आपके तीसरे चौथे चैप्टर में वहाँ बताया जाएगा। तो ये दिया गया स्किल थॉट, इसका मतलब ये होता है हर विषय का अपने डेवलपमेंट का एक एरिया होता है, ठीक है? अब जैसे वाटसन को हमने आपसे बताया था कि वाटसन क्या करते थे, वो केवल और केवल व्यवहार के अध्ययन पे ध्यान करते थे, कि मतलब वो बिहेवियर पे ध्यान देते थे। तो वाटसन बिहेवियर पे ध्यान दे रहे हैं, वहीं आपके क्या नाम से, सॉरी, वाटसन भी यहीं पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी बात हो रही है, ठीक है, बस इतनी बात है। बस अब इसके बाद सिगमंड फ्रायड की बात कर ले। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान के बहुत बड़े थिंकर है। इनका नाम बार बार आपको दिया जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आएगा ना, तो उसमें आप इनका नाम देखेंगे, ठीक है? इनका क्यों नाम लिया जाता है? क्योंकि ये रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अब आएगा देखिए अनकॉन्शियस माइंड, यही नाम मैं बता रहा था। इनका जो जब आप देखेंगे चेतनापूर्ण, अभी जब थ्योरी इनके सामने आएगी तब आप समझेंगे इसे। अगर आप इस चीज़ों के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो आप किसी भी जैसे कोई यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, इस समय एग्जाम होने वाला है, आप उनकी किताब ले लीजिएगा, उसमें ये सब थ्योरी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। वैसे हमने ये जो दिया है, ये नोट्स में पहले ही दिया जा चुका है, ठीक है? अब जैन पियाजे का भी नाम आपने सुना होगा। इन्होंने मानसिक क्रियाएँ
4 अवस्थाएँ बताई थी, अगर कोई साइकोलॉजी का बंदा सुन रहा है या कोई यूपी टेट का पढ़ रहा है या बीएड का या एमबीए का बच्चा सुन रहा होगा तो उसको पता है जॉन पियाजे कौन थे। तो ये जो हमने नाम बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी नाम है। यही परीक्षा की घड़ी में पूछे हैं क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए साइकोलॉजी के पेपर में थिंकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख जाते हैं। अच्छा, अब इसी में एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भाई देखिए, जो चीज़ हम साइकोलॉजी मन में बनाते हैं, वो 2 चीज़ें से होती है। एक तो अर्जित होती है, एक होती है हेरिडिटी, मतलब कुछ चीज़ें हम सीख के आते हैं और कुछ चीज़ें पहले से मिली होती हैं, ठीक है? तो ये जीन आधारित पे होता है, जिसे आप मेंडल के उससे जोड़ सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा नहीं काम होता है। बस इसमें ये होता है कि भाई जो चीज़ें पहले से हमें हेरिडिटी मिले हुआ है, वो चीज़ें लगातार हमें मिलता रहता है। बस इसमें और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको याद करना है, ठीक है? आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना व्यवहार और वातावरण में कैसे-कैसे होता है, नेचर और नेचर में कैसे विवाद छिड़ा हुआ है। जैसे कि वंश परंपरा, जैसे वंशज के बारे में हमने बात किया। इसमें जो समर्थक आते हैं जैसे गेल्टन आते हैं, जेन्सेन आते हैं, ये लोग ये बातें तय करते हैं कि आदमी जो बिहेव करता है, आदमी जो व्यवहार करता है, वो जीन पर आधारित होता है, मतलब हेरिडिटी से मिला होता है। मैंने आपसे भी कहा कि आपको गुस्सा आना जैसे पिता का गुस्सा बेटे को मिलता है या मम्मी का प्यार बच्ची को मिलता है। इस तरीके से ये आधारित पे जो जंग छिड़ी हुई है, वो ये लोग इसको समर्थक करते हैं। वही वातावरण मतलब एनवायरमेंटल मतलब वो कहते हैं कि नहीं-नहीं हेरिडिटी नहीं ज़रूरी होता है। अगर सामने कोई वातावरण जैसी परिस्थिति बनती है, उस हिसाब से बिहेव होता है। इसमें वाटसन का नाम आपको बहुत ऊपर दिखाई देगा। एक होता है अंतःक्रियावादी। अंतःक्रियावादी ये होता है कि अंदर से मतलब मोटिवेट होके। इसमें क्या होता है, ये आधुनिक मनोविज्ञान है, इसमें दोनों के अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक तो वातावरण तो होता ही होता है प्लस अंतःक्रिया होता है। दोनों को मिला के जो बिहेवियर दिखता है, उसे ही अंतःक्रियावादी में रखा जाता है। जैसे जेबी वाटसन का एक कथन है, आप मतलब ये बार-बार पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा गया और मुझे लगता है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं हो। वो ये कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन स्वास्थ्य शिशु दे दो, 2 बच्चे दे दो, मैं एक बच्चे को अलग-अलग प्रकार से बना सकता हूँ। किसी को डॉक्टर बना दूँगा, किसी को वकील, किसी को भिखारी, किसी को चोर। ये उनका कथन है और वाक़ई में ये चीज़ें दिखाया गया है, इन्होंने प्रयोग किया। इसीलिए यह चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मनोविज्ञान में कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो हम बिहेव करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? क्या हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है? क्या हमारे जो हम सामने परिस्थिति बनती है उससे डिपेंड करता है? या हमारे शरीर के अंदर जो बिहेवियर होता है, जो हम देखते हैं, जो अपने अंदर सोचते हैं, जो पहले से परसेप्शन बनाए हुए हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। ये अभी भी विवाद का विषय हुआ है, ठीक है? समय-समय पे इसकी उपयोगिता देखी जाती है लेकिन वैज्ञानिक आज अंतःक्रिया को मतलब एक तो परिस्थिति को भी देखा जाता है और आज जो अंतःक्रिया है उसको भी देखा जाए और कुछ रोल जो है हेरिडिटी का भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक? चलिए, अब हम कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है जैसे एपिजेनेटिक्स शब्द। जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हो ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में बार-बार प्रयोग किया जाता है। जैसे एपिजेनेटिक्स का मतलब क्या है? अभी हम कुछ शब्द आपको दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जीन बंदूक लोड करते हैं और वातावरण ट्रिगर करते हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में, ठीक है, गुस्सा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। परिस्थिति ऐसी बनी और आपने गुस्सा दिखा दिया। तो इसमें ये दिखाता है कि आपके पिताजी का जो गुस्सा था, वो आपको मिला और परिस्थिति बनी, आपने उसे ट्रिगर कर दिया। तो ये इस ऐसी चीज़ों को एपिजेनेटिक्स में रखा जाता है, जो जीन पे आधारित। कुछ ऐसे मिलते-जुलते शब्द हैं, जिनके बारे में अभी हम आपको सामने दिखाते हैं। जैसे व्यवहार, इसे आप याद रखिएगा, ये प्रत्यक्ष और दोनों होता है, ठीक है? जीनोटाइप, ये सारे शब्द प्रयोग किए गए, इनके बारे में आपसे सीधा-सीधा मतलब पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है? एपिजेनेटिक ये हमने आपको बता दिया, हाइपोथेसिस इसका मतलब परिकल्पना होता है, एक होता है अनकॉन्शियस ये होता है छुपी हुई चेतना। तो ये जो शब्द आपको बताए गए हैं, ये सभी शब्द परीक्षा में हर परीक्षा में लगभग-लगभग पूछे गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। कुछ नाम हैं जो बार-बार लिए जाते हैं, जैसे मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन को कहा जाता है, ठीक है? प्रथम प्रयोगशाला ली जिनपिंग है, आनुवंशिक मॉडल है, व्यवहारवाद अभी हमने आपको पता है कि वाटसन है, ये एकदम सीधे-सीधे प्रश्न पूछे गए। सिगमंड फ्रायड किसे जाने? मनोविज्ञान, जब भी मनोविश्लेषण का नाम आएगा सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा। मानवतावाद ईआरजी थ्योरी अभी अब्राहम मास्लो आएंगे उनके बारे में। संज्ञानात्मक थ्योरी आएगी जॉन पियाजे आ जाएंगे। प्रथम बुद्धि परीक्षण बिने और साइमंड्स के आ जाए, बिने और साइमंड्स का अभी ई आईक्यू वाला जो फॉर्मूला है वो मेंटल निकालने वाला वो उसमें अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? प्रथम पाठ्यक्रम कहाँ हुआ? विलियम जोन्स ने किया गया। और इजुनाइज शब्द किसने दिया था? इजुनाइज शब्द दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। किसने दिया था? फ्रांसिस गैल्टन का भी सिद्धांत है एक। वो आप आगे हैं क्योंकि देखिए मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, ये पूरे साइकोलॉजी पूरे 8 विषय में यहीं पर आप केवल और केवल थिंकर का नाम याद करेंगे और यही एक सामान्य है। आज बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं? आज बड़े अभी हम अभ्यास करते हैं। आज बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं? या हम क्या कर रहे हैं? या एक कोचिंग क्या कर रहा है? एक कॉलेज क्या कर रहा है? गवर्नमेंट क्या कर वो बस इसी प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी ठीक किया जाए, ठीक है?
दिमाग में से सारी चीज़ें हटाई जाए तब जाके चाहिए। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, जैसे साइकोलॉजी सब पढ़ा है हमने, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने पढ़ा। अभी हमने जस्ट पढ़ा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानवीय अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है? मॉर्गन और किंग ने कहा, ये भी हमने पढ़ा। मान लीजिए एक एसईओ ने किसी गांव में डायरिया फैलने के कारण पता लगाया, तो यह क्या दिखाता है? यह आपका एक्सप्लेनेशन दिखाता है, व्याख्या, जो हमने इसके पहले पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने उसमें 4 मूल तत्व देखे थे ना, कि एक्सपैंडिंग होता है, कि डिस्क्रिप्शन होता है और प्रिडिक्शन होता है, फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लेनेशन होता है, ये सारी चीजें उसमें ही थी, ठीक है, कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकारों के उपचार में संबंधित मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? नैदानिक कहलाती है। प्रथम मनोवैज्ञानिक, जैसे अभी हम लिखे थे, वह विधि जो शोधकर्ता के कारण कार्य संबंध सिद्ध कर देती है, तो वो क्या कहलाती है? प्रयोगात्मक। जैसे प्रयोगात्मक में कहता है हम कोई प्रयोग करते हैं और प्रयोग से जो रिजल्ट निकल के आता है वो हम देखते हैं, तो उसे हम प्रयोगात्मक रखेंगे। जुड़वा अध्ययन मतलब ट्यून स्टडीज के क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है? वंशाक्रम और वातावरण दोनों होता है, जो अभी हम जस्ट पहले इसके पहले आप लोग पढ़े थे। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा था? विलियम जोन्स ने लिखा था। तो विलियम जोन्स, जान पियाजे, गेस्टॉल, ये सारी चीजें आप दिमाग में डाल के रखिएगा। और जरूरी रहे तो यूपी टेट की जो तैयारी करने वाले बच्चे, उनसे डिस्कशन करिए, उनके आए हुए एमसीक्यू सॉल्व करिए, पूछिए जान पियाजे कौन थे। इससे आपको जानने का मतलब मिलेगा, आपके अंदर जो साइकोलॉजी बैठ रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपकी साइकोलॉजी ठीक कर रहा हूँ, परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसा भी हो हमें बताइएगा। ये 5 क्लासेस का विषय है, ये पहला क्लास है। 22 जून को, आज आज ही शायद इसका साइकोलॉजी का टेस्ट है। तो जब आप इस टेस्ट को देंगे तो हमने जो बातें बताई हैं यहाँ, जो समझाई हैं, बहुत आसान लैंग्वेज समझाई है। यकीन मानिए, पहले हमने अपने विषय को तैयार किया है, तब जाके आपके सामने एमसीक्यू, तब जाके हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एरावल एचयू के लिए क्लास लेके आया है, और जल्द ही सारी क्लासेस आपके सामने अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आए। थैंक यू।